प्यारे विद्यार्थियों, सिटी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित आकाश मिश्र आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य हिंदी की श्रृंखला में हम लोगों ने हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति या हिंदी भाषा का अर्थ क्या है। आज की कक्षा में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिना उस टॉपिक के आप किसी वाक्य को शुद्ध लिख ही नहीं सकते हैं, साथ ही साथ किसी वाक्य को शुद्ध बोल भी नहीं सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप उस टॉपिक को समझ चुके होंगे कि मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है आपका व्याकरण। व्याकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। व्याकरण में अगर हम देखें तो संज्ञा से अव्यय तक की बात होती है। इसमें संज्ञा से अव्यय तक की बात होती है। तो प्यारे बच्चों, जो पहला वर्ड आपको दिख रहा है, ये संज्ञा जो दिख रहा है, अगर हम संज्ञा के बारे में बात करें, संज्ञा से शुरुआत करते हैं। तो यदि आप देखें संज्ञा, तो सबसे पहले संज्ञा के अर्थ जानने से पहले आप ये जानिए, संज्ञा एक शब्द है। तो प्राय हमारे ऑफलाइन संज्ञा एक क्या है, शब्द है। और प्यारे विद्यार्थियों, हमारे ऑफलाइन के बैचेज में हमेशा बच्चों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है शब्द और पद को लेकर। तो मैं आपको बताऊं, शब्द जो है, जब यही शब्द आपका स्वतंत्र होता है तो यही शब्द आपका शब्द कहलाता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल से कोट कराएंगे। और जब यही आपका शब्द जो है स्वतंत्र नहीं होता, तो यही शब्द आपका जो है वो पद कहलाता है। अगर उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, जैसे हम एक शब्द ही लेते हैं और उस शब्द को स्वतंत्र रखते हैं और फिर उस शब्द का ही हम यूज किसी वाक्य में करते हैं। जैसे आम एक मैंने शब्द लिया और मैंने आम से ही एक वाक्य बनाया, आम मीठा है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ आम जो है एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है और यहाँ आम देख रहे हैं, यहाँ भी शब्द है लेकिन ये वाक्य का भाग है, इसीलिए ये शब्द जो है यहाँ पे पद कहलाएगा, यहाँ पे ये पद कहलाएगा। और यही शब्द जो ये आम है, ये शब्द कहलाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र नहीं है, किसी वाक्य में बधा हुआ है। तो आपने देखा शब्द कब शब्द कहलाएगा और शब्द कब पद कहलाएगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, अब आते हैं हम संज्ञा शब्द के बारे में। वाकई संज्ञा है क्या? जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा, प्राय आपने पुस्तकों में यही पढ़ा होगा कि संज्ञा जो होती है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाली जो होती है वो संज्ञा होती है। आपने पुस्तकों में आज तक यही पढ़ा होगा। लेकिन अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से देखें तो वो जो डिफिनेशन आपकी है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, तो वो पर्याप्त नहीं होगा। आज हम जानेंगे इसका जो बेसिक मीनिंग है, कि जो संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन। संज्ञा जो है एक शब्द है, संज्ञा का मतलब होता है नाम से। संज्ञा का मतलब है नाम से। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि संसार की हर एक वस्तु का नाम, हर एक वस्तु का कुछ न कुछ नाम है, क्या संसार की सभी वस्तुएं संज्ञा हैं? तो जी हाँ, संसार की सभी वस्तुएं जो होती हैं वो आपकी संज्ञा होती हैं। संसार की सभी वस्तुएं जो होती हैं वो आपकी संज्ञा होती हैं। अब संज्ञा के बाद हम संज्ञा के व्यवहारिक अर्थ को हमने जान लिया है। अब हम इसके बाद संज्ञा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो यदि हम संज्ञा के प्रकार के बारे में बात करें
या इंग्लिश वाले बच्चे जाने टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए प्राय हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा अंतर होता है। जो हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो हमेशा प्राय कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रकार होते हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा होते हैं और हिंदी में कम होते हैं। तो आप दोनों चीज़ों को रिलेट करा के चल सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेने से हिंदी ग्रामर का ज्ञान हो जाए तो ये आपका असंभव है। तो संज्ञा के प्रकार में अगर हम बात करें तो संज्ञा मुख्यतः संज्ञा का प्रकार दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट जो है आपका रचना के, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। सेकंड जो आपका है वो है अर्थ के आधार पर। तो इस रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। एक आपका होता है रूप, सेकंड जो आपका होता है यौगिक, थर्ड जो है आपका योग। जो आपको ये ऋण यौगिक योग ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल से अगर आपको बताऊं तो जैसे मैं एग्जाम्पल लूं क्रिस, एग्जाम्पल में क्रिस लूं, यूं समझिए आप कि ऋण वे शब्द होते हैं, संज्ञा के वे प्रकार होते हैं जिस ऐसे शब्द जिनको आप ब्रेक ना कर सके। जैसे आपने क्रिस क्रिस का आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यौगिक योग से बना हुआ है, कहने मतलब जैसे आपने देखा होगा पाठशाला, आपने पाठशाला देखा होगा, गौशाला देखा होगा, ठीक है। योगरूढ़ जो है, योगरूढ़ में जितने भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं, जो भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सब आपके योगरूढ़ में आते हैं। जैसे आपने देखे, अगर हम बात करें एग्जाम्पल में पंकज, जलज, जल में जन्मा, ये सब जो भी एग्जाम्पल हैं ये आपके योगरूढ़ संज्ञा के आपके जो है उदाहरण है। इसके बाद हम बात करेंगे अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। मैं यहां कोई हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा। तो आपने जैसा कि देखा है, अर्थ के आधार पर अगर बात करें हम, अर्थ के आधार पर संज्ञा जो है वो आपकी 5 प्रकार की होती है। पहला जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड जो आपका है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, फोर्थ आपका भाववाचक, आप कह सकते हैं समूहवाचक, और लास्ट आपका जो फिफ्थ है, ये 5वां है, इसको ये जो होता है भाववाचक संज्ञा। यदि हम पहले टाइप में बात करें, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करें, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष की बात करते होंगे, जैसे जो किसी पर्टिकुलर नेम, जैसे राम, श्याम, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मैंने कहा कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, जैसे राम हो गया,
मोहनी हो गया। ऐसे और भी अन्य हैं। तो आपने समझ लिया होगा। लॉजिकली अगर देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, इतना ही आपके लिए काफी होगा। इसके बाद हम बात करें अगर जातिवाचक संज्ञा, सेकंड जो है जातिवाचक संज्ञा, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी जाति का बोध होता है। जैसे नदी ले लें, नदी, पर्वत, सागर। अब आप देख रहे हैं नदी, पर्वत या सागर ऐसे शब्द हैं, ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिससे किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही। नदी में सभी नदियां आ रही हैं, पर्वत में सारे जो तरह तरह के पर्वत है सब भी आ रहे हैं, सागर में जो भी प्रशांत महासागर, जो भी तो इसके बाद आप देखें थर्ड जो है द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है, इसमें माप तौल की वस्तुएं आती हैं। इसमें अगर लॉजिकली देखें तो माप तौल की वस्तुएं लेते हैं, माप तौल वाले शब्द ले सकते हैं। अब देखिए माप तौल में तीन तरह की चीजें आती हैं, या तो वो ठोस हो सकता है, या फिर वो द्रव हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है गैसियस स्टेट में हो सकता है, या गैस अवस्था में हो सकता है। अगर ठोस में बात करें तो जैसे कि सोना, चांदी, ये सब तो आपके क्या है ठोस है। जैसे एग्जांपल में आप दे सकते हैं सोना, चांदी, और भी हैं। अगर द्रव में बात करें तो पानी, घी, तेल, ये सब आपके द्रव में आते हैं। अन्न भी आगे भी आपके हैं। इसका गैस में अगर बात करें तो गैस में जैसे वायु, ऑक्सीजन, ये सब जो आपके आते हैं, ऑक्सीजन, हवा, ये सब जो है आपकी गैस के रूप में आती है। इसका फोर्थ नंबर आप देख रहे हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम, तो समूहवाचक संज्ञा जो है जैसा कि आप नाम से क्लियर है, समूह, ग्रुप, इसमें ग्रुप का मीडियम आ रहा है। यहाँ किसी व्यक्तिवाचक या व्यक्ति विशेष से न होकर समुदाय का बोध होता है। यहाँ पे आपका समुदाय का बोध होता है। फोर्थ आप देख रहे हैं बच्चों, समूहवाचक संज्ञा में बात करें तो ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति विशेष की बात न करके किसी समुदाय की बात होती है। समुदाय में जैसे आप ले सकते एग्जांपल में टीम, वर्ग, सभा, समिति, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके समूहवाचक संज्ञा के शब्द हैं। इसके बाद लास्ट आपका जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें तीन चीजें आती हैं। जैसे क्वालिटी बताता है, मैं बात करूं अगर क्वालिटी बताता है, भाव, गुण या दशा का बोध कराता है। भाववाचक संज्ञा का तात्पर्य है ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी भाव, गुण या दशा का बोध होता है। जैसे मैं बात करूं अगर भाव में, जैसे ले लूं क्रोध, गुण में बात करूं तो मिठास, और दशा की बात करें जैसे यौवन अवस्था होती है, यौवन। तो आपने देखा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा जो है भाववाचक संज्ञा। इतने बारीकी से मैंने आपको बताया है। अधिकांशतः जो आयोग के प्रश्न पत्रों में भाववाचक संज्ञा से ही प्रश्न बनता है, और बच्चों के बीच प्राय कंफ्यूजन नहीं रहती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में कंफ्यूजन रहती है, तो मैं उस कंफ्यूजन थोड़ा दूर करना चाहूंगा। मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखता हूँ, 2 या 3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको कोट कराऊंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को कैसे आप क्लासीफाई कर पाए। तो देखिए आगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं
जातिवाचक संज्ञा में अंतर की बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं रखूं आपके सामने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगी, तो फर्स्ट है सेकंड, देश की हानि जयचंदों से होती है। इस दोनों एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, सेकंड आपने देखा देश की हानि जयचंदों से होती है। तो अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है और जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो जैसा कि आप देखें, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, यहाँ गोस्वामी जी जो है किसी जाति का बोध न होकर, यहाँ पे गोस्वामी का तात्पर्य है गोस्वामी तुलसीदास जी से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की है। तो यहाँ पे जो गोस्वामी आपका है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को बता रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, देश की हानि जयचंदों से होती है। तो जयचंद किसी व्यक्ति का नाम न होकर यहाँ धोखेबाज व्यक्ति के, यहाँ धोखेबाज से इसकी संज्ञा दी गई है, या धोखेबाज के संदर्भ में इसका अर्थ यहाँ प्रयोग किया गया है। तो देश की हानि जयचंद, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो होगा ये जयचंद जो होगा, जयचंदो जो होगा, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये समझ आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में कैसे हम अंतर कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज जो है संज्ञा का टॉपिक, व्याकरण में जो पहली टॉपिक हमने लिया था संज्ञा के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि संज्ञा का टॉपिक आपको भली बात समझ में आया होगा। फिर हम अगले वीडियो में नए जोश और होश के साथ आपसे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।